नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले देख लेते हैं इस समय की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 11 बजे तक हुआ 26.30% मतदान। पश्चिम बंगाल से फिर से हिंसा की खबरें। जयनगर लोकसभा क्षेत्र में भीड़ ने ईवीएम मशीन को लूटा। 1 सीयू, 1 बीयू, 2 वीवीपीएटी मशीनों को तालाब में फेंका। एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद समेत रामकृपाल यादव और अनुप्रिया पटेल का भविष्य आज ईवीएम में हो रहा है बंद। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। उत्तर और पूर्वी भारत में जानलेवा होती जा रही है गर्मी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। 50 से भी अधिक लोगों की मौत। खेल की खबरों में चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आज। 14 बार की चैंपियंस रियल मैड्रिड का सामना बोरुसिया डॉर्टमंड से लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा यह मुकाबला। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात 24 की चुनौती की। जी, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के प्रति लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े दिखाई दिए। कई मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। और अगर दोपहर 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो कुल 40.09% मतदान हो चुका है। हिमाचल में सबसे अधिक 48.63% मतदान हुआ है, जबकि झारखंड में 1 बजे तक 46.80% मतदान हुआ। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मतदान 45.07% और उत्तर प्रदेश में 39.31% रहा है। और इसके साथ ही 1 बजे तक चंडीगढ़ में 40.14%, बिहार में 35.65%, ओडिशा में 37.64% और पंजाब में 37.80% मतदान रहा है। ये आंकड़े जो हैं ये दोपहर 1 बजे तक के हैं। तो पश्चिम बंगाल 45.07, उत्तर प्रदेश में 39.31%। तो ये मतदान का आंकड़ा 1% का दोपहर 1 बजे तक का। कुल मिलाकर 40.09% औसत मतदान। चंडीगढ़ में 40.14, बिहार में 35.65, ओडिशा में 37.64 ये प्रतिशत रहे हैं मतदान के। तो मतदाताओं में कुल मिलाकर उत्साह देखा जा रहा है। पंजाब में 37.80। तो मतदान का प्रतिशत जो है वो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ठीक ठाक है और मतदाताओं में उत्साह भी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। उर्मिलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उर्मिलेश, किस तरह से मतदान का प्रतिशत, क्योंकि जैसा कि हम आंकड़े अभी देख रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में तो लगता है कि लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। एक ही चरण में वहां पर 4 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। वहां कुल मिलाकर के अब भी
किस तरह का नजारा देख रहे हैं, लोगों में कैसा उत्साह आप देख रहे हैं वहां पर? जी लालचंद जी, बिल्कुल बात अगर लोकसभा की करें तो 4 सीट यहाँ पर हैं और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अभी हमें बताया है कि 1 बजे तक यहाँ पर लगभग 50% जो है मतदान हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो मतदान की रफ्तार है वो काफ़ी तेज है, लोगों में जोश है, उत्साह है। और निश्चित तौर से लालचंद जी, एक बात तो जरूर है कि यहाँ पर मतदाता हो या हम मीडिया वाले हों, एक बात तो जरूर है कि मौसम जिस तरीके से यहाँ पर खुशनुमा है उसका भी यहाँ पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि बाकी अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए तमाम तैयारियां की हैं। यहाँ पर पीने का पानी है, उसके अलावा जो है यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर रखी गई है। और जिस बूथ पे मैं हूँ ये एक जो है मॉडल बूथ है, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से इस बूथ को सजाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए हिमाचल की तो 279 जो है यहाँ पर ऐसे बूथ हैं जिनमें जो है कि इस समय निर्वाचन आयोग की एक सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन बूथ की थीम दी है। इस समय यहाँ पर ग्रीन थीम एक दी है तमाम बूथों को, जो यहाँ पर जिन बूथों के 44 के लगभग ये बूथ है। उसके अलावा जो है आदर्श बूथ है और जो है मॉडल बूथ है। ये कहा जा सकता है कि हिमाचल की जनता में काफी जोश है, उत्साह है। और सुबह 6:30 बजे जब हम बूथ पे पहुंचे थे तो उसी समय जो है यहाँ पर कई मतदाता जो है अपना जो मतदान देने की जो लाइन है उस लाइन में खड़े थे। अभी भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये बूथ है, इस बूथ पे जो है लगातार लोग आ रहे हैं और बहुत शांति के साथ यहाँ पर जो है मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसा एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला जो प्रदेश है लालचंद जी, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं, यहाँ पर जो है पोलिंग पार्टियां 15 किलोमीटर पैदल चल के गई है और मतदान करा रही हैं। वही तासीगंज जैसा यहाँ पर सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है वो भी है। दूसरी तरफ जो है कई ऐसे जो बूथ है पोलिंग पार्टियां जो है वहां चौपर से गई है। इस तरीके से कहा जाए कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर 33,000 से अधिक हिमाचल पुलिस, पैरामिलिट्री और उत्तराखंड से आए जो होमगार्ड्स के लोग हैं उनको लगाया गया है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर 37 प्रत्याशियों को जो है जो 56,45,000 जो मतदाता है आज उनकी किस्मत को ईवीएम में बंद कर देंगे। रहिएगा हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब से अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमृत, किस तरह का मतदान, कैसा उत्साह, और थोड़ा सा अगर 5 साल पीछे ले जाएं घड़ी की सुई को तो 2019 की तुलना में मतदान का प्रतिशत अब तक कैसा है पंजाब का? मैं इस वक्त मूव किया हूँ लालचंद्र, मैं अभी चंडीगढ़ में आ गया हूँ। पहले मैं चंडीगढ़ का बता देता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जरा दिखाएं आप ये कतारें, ये हाल है जी चंडीगढ़ का। 40% वोटिंग हुई है, 40 से ऊपर हुई है 1 बजे तक का जो आंकड़ा है। भीषण गर्मी पड़ रही है, अबाउट 46-47 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, पर लंबी कतारें ये आपको दोपहर के शिखर दोपहर में आपको ये कतारें दिख रही हैं। तो ये जी जोश है चंडीगढ़ का। आज वापस मैं पंजाब पे आ जाता हूँ। सुबह पंजाब में था, आनंदपुर साहब में। देखिए जी, वहां भी करीब 38% पोलिंग हुई है, 1 बजे का आंकड़ा है। पंजाब जनरली कम पोलिंग करता है। अगर 2019 का आपने पूछा कि पिछली बार से कंपेयर करके बता दें, 2019 में 66% वोटिंग हुई थी, वो नेशनल एवरेज से कम थी। रिकॉर्ड ज्यादा वोटिंग होती नहीं है। इस बार भी जो वोटिंग हो रही है तो लग रहा है कि यहाँ शाम तक उसके आसपास फिगर पहुंचेगा 66% के, यहाँ थोड़ा शायद कम 2-3% कम रह जाए जिस रफ्तार से हो रही है, अनलेस शाम को लोग बहुत ज्यादा तादाद में बाहर आ जाएं। तो ये स्थिति है जी वोटिंग की। मैं आपसे अब चंडीगढ़ पर भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप चंडीगढ़ में हैं। आपके पीछे का जो नज़ारा हम देख पा रहे हैं अमृत, इसमें तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ती है ये बात कि जो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो महानगर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहाँ के लोग वोट डालने को लेकर थोड़े उदासीन होते हैं। लेकिन आपके पीछे जो हमने नज़ारा देखा उससे तो लगता है कि ये बात वहाँ पर गलत साबित हो रही है और लोग काफ़ी संख्या में वोट डालने आ रहे हैं। मैं चंडीगढ़ के रूरल इलाके में हूँ। ये एक धनास करके एक विलेज है जो चंडीगढ़ की आउटस्कर्ट्स पर है। अच्छा। तो रूरल इलाका है। आप जो बात कह रहे हैं वो मोटे तौर पे ठीक बात है। चंडीगढ़ अर्बन है
पर डिस्पाइट दैट अगर आप चंडीगढ़ की वोटिंग देखें, अर्बन एरियाज का फिनोमिना नहीं फॉलो करता है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, फौज के रिटायर्ड लोग हैं, जो हाई कोर्ट से वकील हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ है, उनके डॉक्टर्स हैं, वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो काफी जागरूक हैं। तो अर्बन एरियाज जनरली जो नेशनल ट्रेंड दिखा जाता है कि अर्बन एरियाज कम वोट करते हैं, वैसा चंडीगढ़ ज्यादा वोट करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जुड़ने के लिए, और उर्मिलेश आपका भी शिमला से जुड़ने के लिए। तो हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए थे और दोनों संवाददाता बता रहे थे कि कुल मिलाकर के जो वोटिंग का प्रतिशत है, तेज गर्मी के बावजूद, इतनी ज्यादा तापमान के बावजूद अच्छा है, औसत से अच्छा है, और वो डेटा हम देख भी पा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल से फिर से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ट्वीट कर बताया गया कि यहां जयनगर लोकसभा क्षेत्र के कुलतली विधानसभा क्षेत्र में बेनी माधवपुर पोलिंग बूथ पर भीड़ ने ईवीएम की मशीन को लूट लिया। उसके अलावा एक सीयू, एक बीयू, 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। तो चुनाव आयोग ने बताया है कि सेक्टर अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है और आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर के अंतर्गत सभी 6 बूथों पर मतदान प्रक्रिया निर्बाध रूप से हालांकि चल रही है। सेक्टर पदाधिकारी को नए ईवीएम और कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, पहले भी आती रही हैं, और पश्चिम बंगाल शायद अब उन राज्यों में रह गया है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें अभी भी आती हैं। बाकी कई जगहों पर जो पहले हिंसा हुआ करती थी वहां से अब ऐसी खबरें नहीं आती, लेकिन पश्चिम बंगाल से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से वहां पर चुनावी हिंसा और बूथ लूटने की कोशिश, किस तरह ईवीएम को वहां लूट लिया गया, बूथ लूट लिया गया। तो पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान हिंसक हो गया है और जगह जगह कैसे वहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, इसको लेकर भाजपा के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जादवपुर के भांगड़ में बम फेंकने का भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि टीएमसी के गुंडे बम फेंककर लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। ये तस्वीरें आप वही देख रहे हैं जिसमें कि ये बम फेंकने की घटना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है ताकि वो मतदान केंद्रों तक ना पहुंच पाए। तो केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम हिमाचल की सभी सीटें एक बार फिर से जीतेंगे। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी और बठिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल और परिवार के साथ अपना वोट डाला। वहीं पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर के मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। और पंजाब के पटियाला में शिरोमणि अकाली दल के महासचिव बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी अपना वोट डाला। बात ओडिशा की। बालासोर से भाजपा के प्रत्याशी प्रताप चंद्र सारंगी ने ओडिशा के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा नेता आरपीएन सिंह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए अपना मतदान किया।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह मतदान करने के बाद उन्होंने जनता से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि हमने सकारात्मक तरीके से चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात की है। भारत में साफ और उत्तर में हाफ, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा कहां पर है। समय बदलाव का है और बदलाव में हिमाचल प्रदेश भी उससे अभिज्ञ नहीं है। प्रदेश में भी बदलाव होगा और प्रदेश में भी चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और असेंबली चुनावी खबर बिहार से। बिहार में 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपना अपना मतदान किया और इसी क्रम में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मतदान केंद्र बिहार वेटनरी कॉलेज पहुंचकर अपने अपने वोट डाले। तो बिहार में भी 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है और सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपना अपना मतदान किया और इसी क्रम में आरजेडी की नेता और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से पार्टी की प्रत्याशी मीसा भारती ने भी अपना मतदान किया। और मशहूर फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना मतदान करने मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। संदेश देना चाहते हैं कि अपने शहर वापस आया हूँ, टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट। और ये हमेशा हमें करना चाहिए कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपनी लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील। को स्पेशली मुंबई से वोट देने आए हैं और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए। नहीं तो हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दें तो। इस बीच झारखंड के दुमका से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां जिले के सुदूर इलाके में कड़ी सुरक्षा वाले मतदान केंद्र पर एक पूर्व नक्सली रामलाल राय ने अपने जीवन में पहली बार मतदान किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। जेल की सजा काटकर मुख्यधारा में लौटे नक्सली रामलाल राय ने मतदान के बाद सभी से लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करने और सरकार चुनने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि रामलाल को 2013 में उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। रामलाल ने कहा कि जब वो जेल में थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने नक्सलवाद का जो रास्ता चुना है वो सही नहीं है, जिसके बाद उन्होंने समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। देश की राजधानी दिल्ली में आज विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। आपको याद दिला दें कि आज उनकी जमानत का आखिरी दिन है। इंडी गठबंधन की यह 6ठी बैठक होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। तो इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता राजेश राज से। और सबसे पहले यही राजेश कि कितने बजे के आसपास ये बैठक होने वाली है और ममता बनर्जी के ना आने की खबर तो लगभग पक्की है। कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, किन्होंने अपनी हामी भर दी है इस बैठक के लिए? मिली है उसके मुताबिक ठीक 3 बजे जो है वो समय निर्धारित किया गया है कि 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर पर इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की बैठक होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो इंडी गठबंधन की बैठक जो 1 जून को आहूत की गई है उस बैठक में वो शामिल नहीं होंगी। और इससे कहीं ना कहीं जो रहस्य था उस रहस्य पर से पर्दा भी उठ गया कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने नहीं आ रही हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं वो वहां से पटना से उड़ चुके हैं दिल्ली पहुंचने के लिए। ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस बैठक में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की जमानत का आज आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में निश्चित तौर पर शामिल होंगे और तमाम जो इंडी गठबंधन के जो लीडर्स हैं उनके यहाँ पहुंचने की संभावना है। हालांकि आज चुनाव का जो अंतिम चरण है वह भी चल रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरे शबाब पर है, गर्मी भी है, लेकिन लोग मतदान केंद्रों तक हैं। ऐसे में तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जिन जिन लोगों के क्षेत्रों में चुनाव है वो अपने क्षेत्रों में चुनाव पर भी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में
मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो तो पहुंचेंगे, जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में जरूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो बस अब से कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक जो है वो शुरू होगी, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राजेश, आप जैसा कि जानते हैं कि आज मतदान के ठीक बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने इस बीच में फैसला कर लिया कि वो एग्जिट पोल में अपनी पार्टी की तरफ से किसी चैनल पर या कहीं पर गेस्ट नहीं भेजेंगे। ऐसे में ये जो बैठक होने जा रही है, आपको क्या लगता है, कुछ इन्होंने साफ किया है कि किन मुद्दों पर बात करेंगे बैठकर? देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है वो उसमें कहीं ना कहीं एक परसेप्शन की जो लड़ाई है, उस परसेप्शन की लड़ाई में बाजी जो है वो किसके हाथ लगेगी, इस परसेप्शन की लड़ाई को इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो अपने हाथ में करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया और लगातार एड़ी चोटी के जोर लगाए गए उस लक्ष्य को पार करने के लिए, वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो नेता थे वो लगातार इस परसेप्शन को बनाने में दिखाई पड़ रहे थे कि वो लड़ाई में बने हुए हैं क्षत्रिय छत्रपों के माध्यम से। चूंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस उत्तर भारत में लगभग साफ है, दक्षिण के राज्यों में कर्नाटका में उनकी सिर्फ जो है वो सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो परसेप्शन है कि वो पूरे देश भर में जो उनकी स्थिति है उस स्थिति को पाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रयास कर रही है और इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। और एक मोटे तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब अगर बाजी हाथ लगेगी तो वो उसका कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश करेगी और अगर वो हारेंगे तो इसका ठिकरा वो ईवीएम पर भी फोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये बैठक जो है वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने के लिए है। आप वहां पर बने रहिए, हम आपसे इस बैठक के बारे में अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे कि बैठक में क्या कुछ हो सकते हैं विचार के बिंदु। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के राजकोट में आग की त्रासदी के बाद राजकोट में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में 31 और सूरत में 739 संपत्तियां सील कर दी गई हैं। राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन में 25 मई को लगी भीषण आग के कारण 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मई को गुजरात दौरे के दौरान टीआरपी गेम जोन अग्निकांड जांच की जानकारी ली थी। राजकोट में स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने के लिए कई स्कूलों और कोचिंग कक्षाओं सहित 31 संपत्तियों को सील कर दिया। तो वहीं सूरत में भी प्रशासन ने पिछले सप्ताह 739 संपत्तियों को सील किया था। सील की गई संपत्तियों में से 29 गेम जोन, 27 सुनार की दुकानें, 71 रेस्टोरेंट, 130 कमर्शियल मार्केट और 134 अस्थायी संरचनाएं भी शामिल हैं। खबर खेल के मैदान से। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज रियल मैड्रिड का सामना बोरुसिया डॉर्टमंड से होगा। रिकॉर्ड 14 बार की चैंपियन रियल मैड्रिड 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने की कोशिश करेगी, तो वहीं बोरुसिया डॉर्टमंड ने सिर्फ एक बार चैंपियंस लीग जीतने में अभी तक कामयाबी पाई है। बोरुसिया डॉर्टमंड बुंदेसलीगा में 5वें स्थान पर रही थी। ऐसे में रियल मैड्रिड को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है। रियल मैड्रिड ने क्वार्टर फाइनल में पिछली विजेता मैनचेस्टर सिटी को हराया था, तो वहीं सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख को मात दी थी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ इंडिया गठबंधन जो है ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। पंचैते पितरः स्मृताः शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञता नयसाधनं